नेपाल नेपाल में जो हिंसाचार चल रहा है वो जातिवाद का उसमें बू आ रही है और नेपाल का जलना और भारतीय व्यवस्था भारतीय राजनीति इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत हो या नेपाल, ये दोनों देश हम देखते हैं जो ब्राह्मण्य राजनीति के या जातिवाद, ब्राह्मण्य जातिवाद हमें दिखाई देता है। वो ब्राह्मण्य राजनीति यहाँ दिखाई पड़ती है, चाहे नेपाल हो या भारत हो। और इस ब्राह्मण्यवाद ने, ये जो ब्राह्मण्यवाद है, ये देश के लिए कलंक है, अधोगति का कारण भी रहा है, देश की अधोगति का कारण भी रहा है। बाबा साहब और इनका जो बड़े बड़े रंग भी, जो ब्राह्मणवाद है, इनके बड़े बड़े रंग भी दिखाई देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जो रंग होता है, इनके नए नए रंग, इस पर एक चर्चा, उन्होंने एक बात कही है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, ब्राह्मण्य के जो रंग बदलने के बारे में कहते हैं, भारत यह देश, भारत यह जो हमेशा है, जो भारत का जो धर्म है हमेशा का हिंदू धर्म था, यह विचार मुझे मान्य नहीं है। भारत का धर्म हिंदू धर्म था, यह विचार बाबा साहब को मान्य नहीं है। हिंदू धर्म तो सबसे आखिरी में है, भारत यानी सबसे अंत में विचारों की उत्क्रांति होने के बाद उत्पन्न हुआ है। वैदिक धर्म के प्रसार के बाद भारत में 3 बार धार्मिक परिवर्तन हुआ है। वैदिक धर्म का रूपांतर ब्राह्मण धर्म में, और ब्राह्मण धर्म का रूपांतर हिंदू धर्म में हुआ है। ये कोलंबो में बाबा साहब ने कहा है 6 जून 1950 में। कोलंबो का भाषण है, श्रीलंका। और जो नेपाल जो देश है, ये भारत का एक हिस्सा था सम्राट अशोक काल में, चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजा के काल में नेपाल ये भारत का हिस्सा रहा है। मौर्य कालखंड, जो सम्राट अशोक कालखंड है, ईसा पूर्व 268 से 232 सम्राट अशोक का कालखंड रहा है। और मौर्य कालखंड यह ईसा पूर्व 322 से लेके ईसा पूर्व 185 तक रहा है। 137 साल का कालखंड रहा है मौर्य कालखंड। 137 साल, कितना बड़ा कालखंड मौर्य काल का रहा है, ये हमें समझना होगा। और भारत उस जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता, उस जमाने में मौर्य काल में भारत को सोनिया की चिड़िया कहा जाता था। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत थी, विकास भारत के विकास भारत, अखंड भारत, विकास भारत उस जमाने में था भारत। उसके बाद अखंड भारत में क्या कहते, कौन कौन से देश थे? अफगानिस्तान, जो 1876 में आज़ाद हुआ है भारत से। अफगानिस्तान कब हुआ आज़ाद? 1876 में। नेपाल भारत का हिस्सा था, 1904 में अलग हो गया। भूटान भारत का हिस्सा था, 1906 में अलग हो गया। तिब्बत भारत का हिस्सा था, 1907 में अलग हो गया है। श्रीलंका 1925 में अलग हो गया है। म्यांमार 1937 में अलग हुआ है। पाकिस्तान 1943 में अलग हुआ है। बांग्लादेश बाद में उसका, पाकिस्तान का अलग भाग हो गया 1971 में। ये जो भारत, अखंड भारत, इतना बड़ा अखंड भारत सम्राट अशोक के काल में रहा है। और उसका अलग खंड, भारत का अलग होने का भी अलग अलग इतिहास रहा है, हम उस पर कभी भी चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता ईसा पूर्व 300 से 1700 1900 कालखंड रहा है, वो नगरीय सभ्यता थी। और उत्खनन में जो स्तूप मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्खनन हुआ है, उसमें जो स्तूप मिला है वो बुद्ध, पहला जो बुद्ध है उसका हमें बोध कराता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का कोई उसमें प्रमाण दिखाई नहीं पड़ता है। वैदिक धर्म का या ब्राह्मण धर्म का सिंधु घाटी सभ्यता में कोई प्रमाण हमें दिखाई नहीं देता। और वो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और ब्राह्मण सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका कोई ग्रामीण सभ्यता का कोई प्रमाण हमें सिंधु घाटी में नहीं दिखाई दिया है। शंकर नाम का व्यक्ति का जन्म ईस्वी
हम जो बात कर रहे थे ईसा पूर्व की बात कर रहे थे, अभी इसी की बात कर रहे हैं। 850 में शंकर नाम के व्यक्ति का जन्म होता है। उसे प्रचंड बुद्ध भी कहा जाता है। आगे जाके वो आदि शंकराचार्य बन जाता है, आदि शंकराचार्य बन जाता है। और वो महायानी बुद्ध विहार जमाने, महायानी बुद्ध विहार, हिंदी महायानी 2 प्रकार बुद्ध विहार थे। तो महायानी बुद्ध विहार का है कि 10वीं शती में 4 पीठों में वो परिवर्तित करता है। 4 पीठों का गठन करता है। शुंगरी पीठ केरला में है, जिसमें यजुर्वेद का निर्माण हुआ। शारदापीठ गुजरात में है, उसमें अथर्ववेद का निर्माण किया। गोवर्धन पीठ उड़ीसा में है, उसने ऋग्वेद का निर्माण किया। और ज्योतिर्पीठ उत्तराखंड में अथर्ववेद का निर्माण किया। यानी वेदों का निर्माण हमें 10वीं से 11 शती के बाद दिखाई पड़ता है, वो भी कागज पर है। और कागज का शोध 10वीं शती में चाइना में लगा। ये जो वेद है, उपनिषद वेद है, ये कहीं भी शिलालेख पर हमके दिखाई नहीं देते। न शिलालेख पे कोई प्रमाण है, न ताड़पत्र प्रमाण है, न ताम्रपत्र प्रमाण है। ये जो वेद है, ये सब कुछ है, ये हमें कहाँ दिखाई पड़ते हैं? कागज पर दिखाई पड़ते हैं। कागज का शोध 10वीं शती में चाइना में लगा। इसका मतलब इनका जो निर्माण है ये 10वीं शती में के बाद हमें दिखाई देता है। ये प्रमाण है। और वज्रयान और तंत्रयान, बुद्धिज्म में 2 भाग हुए, हीनयान और महायान। उसके बाद महायान ने वज्रयान को जन्म दिया। वज्रयान ने तंत्रयान को 5वीं शती में वज्रयान ने तंत्रयान को जन्म दिया। 8वीं शती में वज्रयान ने तंत्रयान को जन्म दिया। तो 8वीं शती तक ये इन लोगों का डिवाइडेशन होते रहा बुद्धिज्म का। बाद में वज्रयान और तंत्रयान ने 10वीं शती में शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ को जन्म दिया। किसने दिया जन्म? ये वज्रयान तंत्रयान ने जन्म दिया। शाक्त पंथ, वैष्णव पंथ और शैव पंथ। और आदि शंकराचार्य ने महायान के मंदिरों को, बुद्ध विहार को अपने आप कब्जे में ले लिया। जो पीठ है उनका लिए पीठ ये बुद्ध विहार थी। इसका जो इतिहास है, उसके बाद में बुद्ध धर्म का उन्नति का काल दिखाई देता है। अब ब्राह्मणी धर्म व वैदिक धर्म का उदय होता है। और 10वीं सदी की बात हो रही है। अखंड भारत का खंड खंड हो जाना, वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म का प्राबल्य हो जाना, यह होने के बावजूद भी भारत यह हिंदू राष्ट्र नहीं बना। भारत यह कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना। नेपाल लेकिन हिंदू राष्ट्र बना। भारत में ब्राह्मण जातिवाद रहा है, वैसा ही नेपाल में ब्राह्मण जातिवाद रहा है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। और प्रजासत्ताक भारत में संविधान लागू होने के बाद भारत में अधिकार मिल गए, सभी को अधिकार, सभी जनता, आम जनता को अधिकार मिल गए। और इसलिए भारत का संविधान ने भारत की व्यवस्था को बांध के रखा है। भारत की संघता को बांध के रखा है। लेकिन वही हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, वहाँ के सत्ता हालत बहुत खराब रही है। सत्ता का एक संघीकरण नहीं रहा। वहाँ विद्रोह होते रहा है, उठाव होते रहा है। आर्थिक स्थिति खराब होती रही है वहाँ की। नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 में लिखा गया है, अमल में आया है। 20 सितंबर 2015 में अमल आया। और जो नेपाल संविधान की जो शिल्पकार है वो मागास वर्गीय है, वो मागास लेडी है, कृष्ण कुमार पेरियार। ये समझना पड़ा। भारत का संविधान भी बाबा साहब ने लिखा है, एक मागास वर्ग ने लिखा है। नेपाल का संविधान भी एक मागास वर्ग लेडीज ने लिखा है। ये संविधान निर्माण के लिए आखिर में जो शोषित पीड़ित वर्ग इनके पीछे आना, इनके साथ उनका हाथ जोड़ना पड़ा व्यवस्था को। नेपाल बाद में जब संविधान लागू होने के बाद में जो हिंदू राष्ट्र था, नेपाल जो हिंदू राष्ट्र था, एक में संसार में एक में वो राष्ट्र हिंदू था, वो था नेपाल। लेकिन संविधान उनका 20 सितंबर 2015 में अमल आने के बाद हिंदू राष्ट्र को उन्होंने तिलांजलि दे दी और वहाँ नेपाल यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है।
आज नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सितंबर 2025 अभी यही महीना चल रहा है। नेपाल के इतिहास में हिंसाचार की त्रासदी हमको दिखाई देती है। सत्ताधारी जो वर्ग है वहाँ का, ब्राह्मण क्षत्रिय यानी क्षत्रिय, इनका बोलबाला था। उन्हें खस आर्य भी कहा जाता है। अब ब्राह्मण वर्गों को बाहुन कहा जाता है। ब्राह्मण वर्ग को बाहुन ये शब्द दिया गया है। उनकी लोग संख्या, ब्राह्मण लोग जनसंख्या 12.2 है और क्षत्रिय लोगों की जनसंख्या 16.6 है। कुल 29% उनकी जनसंख्या है। वही नेपाल पर राज कर रहे हैं। और वही राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सेना प्रमुख हो, सरन्यायाधीश हो, सभापति, कोई भी हर बड़े पद पर ब्राह्मण वर्ग या क्षत्रिय वर्ग दिखाई पड़ता है। और जातिवाद को भी बोलबाला वहाँ दिखाई देता है हमें। देश विदेशों में उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, मौज मस्ती भी वही कर रहे हैं। आलिशान कारों में घूमना, आलिशान बंगलों में रहना उनकी मनमानी रही है। वही इन सत्ता वर्ग ने सोशल मीडिया पे पाबंदी भी लगा दी। जो आम जनता के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी। एक प्रकार का दमन नीति उन्होंने ब्राह्मण या क्षत्रियों नेपाल में दमन नीति अपनाई है, हमको दिखाई पड़ती है। बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है। ये कब तक आदमी कब तक सहन करेंगे? आम आदमी कब तक सहन करेंगे? भारत की भी वही स्थिति है। तो वहाँ विद्रोह की चिंगारी वहाँ नेपाल में दिखाई पड़ती है। उसके विरोध में फिर नेपो भी कैफन के रूप में वो विद्रोह की चिंगारी सूरज गई है। जैन जी के बैनर तले हिंसाचार हो रहा है नेपाल में। नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके घर जलाए गए हैं। और नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल, इनकी जो पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार, इनको जलाया गया है। इसका हम समर्थन नहीं कर सकते, इस बात को जलाना, लेकिन जलाया गया। वहाँ की स्थिति की बात हम अवगत करा रहे हैं। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनको भी हालत सस्ता कर दी है, उनको भी मारपीट किया गया है। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल, इनको दौड़ा दौड़ा के मारा है। नेता लोग भग रहे, मंत्री लोग भग रहे देश छोड़ के। और अभी जो राष्ट्रपति है वहाँ के रामचंद्र पौडेल, उन्होंने राजीनामा की पेशकश की है। ओपी के वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की त्याग दिया है। अन्य मंत्रिवर्ग ने भी त्याग दिया है। वहाँ अभी वहाँ नारा लगा है, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ये नारे लगे। कोई प्रधानमंत्री पद पे ना ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय हो, ना वैश्य हो, ये नारे वहाँ लग रहे नेपाल में। और वहाँ एक बौद्ध व्यक्ति है, बालन शाह बौद्ध, इनको प्रधानमंत्री बनने की वो चर्चा हो रही है। बालेंद्र शाह बौद्ध अभी भविष्य के नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अभी वहाँ अंतरिम सरकार बनाई गई है। कल ही उसमें अंतरिम सरकार बनाई गई है। भूतपूर्व सरन्यायाधीश नेपाल की ब्राह्मण समाज की सुशीला गर्गी, इन्हें अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री शपथ दी गई है। राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने, जिन्होंने राजीनामा पेश किया है, पेशकश किया है। अभी वो छोटा सा मंत्रिमंडल का गठन करेंगी और संसद को विसर्जित करने की चर्चा हो रही है। फिर दोबारा इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति ये बने, फिर ये लोग बने, फिर नई संसद बनेगी। ये जो बात नेपाल सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाबदारी ले ली, शांति की जवाबदारी नेपाल सेना ने ले ली है। वही हाल देखकर, नेपाल का हाल देखकर श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार की याद आती है। हम देख रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में है, श्रीलंका के राष्ट्रपति को घर फूका है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का घर फूका है। ये जो कंडीशन देख, आज श्रीलंका, बांग्लादेश के राष्ट्रपति भारत में आश्रय में है। श्रीलंका राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया था, वहाँ की आर्थिक हालत खस्ता है। वही स्थिति भारत की है। भारत में क्या है?
भारत की हालत भी बड़ी खस्ता है। भारत में भी जातिवाद है, ब्राह्मणों का बोलबाला है। भारत में गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी भारत में भी है। 75% जनता राशन पर, मुफ्त राशन पर जी रही है। भारत पर कर्जों का बोझा है, बहुत बड़ा कर्जा का बोझा है। नेपाल हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका, इन देशों से भी बदतर स्थिति भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो ये जो और नेताओं के पत्र जब सुपुत्र लोग है, मनी मस्त कर रहे, आलिशान बंगले में घूम रहे हैं, आलिशान कार में घूम रहे हैं। तो ये जो स्थिति है भारत की भी वही हाल है। अन्य देश जो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, इन वजह से भारत किसी कोई अलग नहीं है। भारत की हालत भी खस्ता है। और अभी भी भारत के उपराष्ट्रपति ब्राह्मण समाज के सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। अभी राधाकृष्णन जो ब्राह्मण समाज के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। भारत में ब्राह्मण समाज का सत्तावाद पे जो पूरा बोलबाला है, ब्यूरोक्रेसी में उनका बोलबाला है। तो यहाँ भी है दमन नीति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वहाँ भी ब्राह्मण वर्ग का बोलबाला है। यानी हर जगह ब्राह्मण वर्ग ने अपनी व्यापकता पैदा की है भारत में। अभी अन्य देश की तुलना करें, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, तो भारत वही स्थिति भारत में आए तो आने के लिए कुछ आएगी तो क्या करेंगे, हमारे लिए बड़ा प्रश्न है। भारतीय संविधान ने एक संहिता को बांध के रखा है, लेकिन हमारे जो राजनीति के लोग हैं, सत्तानीतिक लोग हैं, इन्होंने उसकी मनमानी के चलाई है। वह हुकुमशाही को उन्होंने महत्व दिया है। भारत में आज हुकुमशाही के रूप में जा रहा है। भारत में आज क्या है, हुकुमशाही है। पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। भारत के जो सरकारी जो संस्थान है पूंजीवाद को दिए गए हैं। तो भारत में क्या है, भारत की हालत वही हालत है, खस्ता हालत है भारत की। तो सवाल ये आ रहा है कि जो इटली का जो मुसोलिनी है या जर्मनी का एडोल्फ हिटलर है, इन हुकुमशाह का जो मौत है बड़ी दर्दनाक मौत हुई, बहुत बड़ी दर्दनाक मौत हो चुकी है उनका। और वही हमारे नेता लोग उसी स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये हमारे सामने सवाल प्रश्न है कि हमारे नेता लोग हैं, हमारे सत्ता नेता लोग हैं, क्या वो अन्य देशों की स्थिति भारत में आना चाहिए, उसके इंतजार में। ये एक संदेश है इन नेताओं के लिए। इसी शब्द के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।